मैं डॉक्टर नीरजा शर्मा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज आपको बीए पार्ट थर्ड के आधुनिकीकरण चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन परिवर्तन की एक विशेष प्रक्रिया है, आधुनिकीकरण कहलाती है। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में यूरोप एवं संपूर्ण विश्व के सामाजिक एवं आर्थिक लक्षणों को हम आधुनिकीकरण से जोड़ सकते हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिकीकरण हुआ है वो इसी समय हुआ है। और इस यूरोप को हमने सबसे पहले क्यों बताया है, क्योंकि अधिकांशतः एशियाई और अफ्रीकी देश हैं जो है यूरोप को ही अपना वो एक लक्ष्य मान के और उसके उस हिसाब से ही अपना परंपराओं को पालन करते हैं। डेनियल वार्नर ने आधुनिकीकरण को सामाजिक परिवर्तन की एक बताया कि एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कम विकसित समाज अधिक विकसित समाजों की सामान्य विशेषताओं को ग्रहण करने लगते हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर एस.एन. श्रीनिवासन ने भी लर्नर के कथन को सहमत होते हुए कहा कि किसी गैर पश्चिमी देश में एक पश्चिमी देश के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन का नाम ही आधुनिकीकरण है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने आधुनिकीकरण को परिभाषित करते हुए बताया कि आधुनिकीकरण को हम पूरी तरह से परंपरा के विरोध में नहीं प्रदर्शित कर सकते, क्योंकि परंपराओं के अंदर ही जब कुछ नए तत्वों को ग्रहण किया जाने लगता है तब इसे हम आधुनिकीकरण की दशा कहते हैं। आधुनिकीकरण के लक्षण जो है वो हमें वर्तमान में जो हमारे सामाजिक परिवर्तन में देखने को मिल रहे हैं लगभग वही होते हैं, जैसे नगरीकरण में वृद्धि, प्रौद्योगिक विकास, बढ़ती हुई गतिशीलता, वैयक्तिक आकांक्षाओं को मान्यता, लोकतांत्रिक मूल्यों में वृद्धि, परिवर्तन में रुचि, लौकिक मूल्यों की प्रधानता और तार्किकता में वृद्धि। अब जो है कोई भी व्यक्ति एज इट इज़ किसी के कहे हुए शब्दों को वैसे ही स्वीकार नहीं कर लेता है, तर्कों के आधार पर ही वो अपनी किसी के भी तथ्यों को स्वीकार करता है। अब हम इसके स्तर देखें कि किन किन स्तरों में आधुनिकीकरण का विकास होता है। तो पहला है नगरीकरण। हमें पता है, अगर हम भारत के दृष्टिकोण से देखें तो अधिकांश हमारी जनसंख्या गाँव में निवास करती है, और जैसे अब जो है वो गाँव से धीरे धीरे अधिकांश जनसंख्या शहरों की ओर पलायन कर रही है। तो जैसे जैसे विकास आधुनिकीकरण हो रहा है वैसे वैसे अधिकांश जनसंख्या नगरीकरण की ओर बढ़ रही है। संचार के साधनों में सहभाग, यानी संचार के साधनों में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। इसमें जो है बस, ट्रेन, एरोप्लेन, स्वयं के साधन, कार, जीप आदि इत्यादि, ये सब जो है आवागमन के साधन। अच्छी सड़कें बनना वो भी आवागमन के साधनों को बढ़ोतरी देती है। रेल लाइनों का नई रेल लाइनों का निर्माण होना, नए एयरपोर्टों का बनना विभिन्न शहरों में, ये सब जो है संचार के साधनों को में विकास करने में वो देता है। साक्षरता में वृद्धि, लोग अब जो है ज़्यादातर शिक्षित हैं, और शिक्षित होने पर लोगों में एक चेतना उत्पन्न होती है और वो अपना और देश के दोनों विकास के लिए सोचते हैं। विश्लेषणात्मक तथा आविष्कार के दृष्टिकोण लोगों में जो है अब चेंज हो गया है। लोग जो है हर विषय पे विश्लेषण करते हैं, नए चीज़ों को के अन्वेषण के बारे में विचार करते हैं। तो ये दृष्टिकोण भी आधुनिकीकरण को बढ़ावा देता है या इसके स्तर है। फिर नई प्रौद्योगिकी का विकास, दिन प्रतिदिन नई प्रौद्योगिकी का नई मशीनों का आविष्कार होता जा रहा है, ये भी इसमें एक वो प्रमुख कारण है। फिर है सामाजिक संरचना में लोच। सामाजिक संरचना में लोच से मतलब यह है कि बिल्कुल कड़ाई से जो है किन्हीं परंपराओं का पालन नहीं किया जाता है। समय और परिस्थिति के अनुसार उन परंपराओं को परिवर्तित करने पर समाज के द्वारा स्वीकार कर लिया जाना ही सामाजिक संरचना में लोच कहलाता है। और इसमें अगर हम सामाजिक संरचना का मुख्य आधार परिवार देखें तो हमें परिवार में भी अब परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान समय में भारत में भी जो है संयुक्त परिवार का स्थान एकाकी परिवारों ने ले लिया है। आधुनिकीकरण के अध्ययन के उपागम, संरचनात्मक उपागम यानी सामाजिक संरचना
का अध्ययन जो हम करेंगे वो संरचनात्मक उपागम के अंतर्गत करेंगे। इसमें परिवार, विवाह, संस्कृति, परंपराएं, जिनमें जो चेंजेस आ रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था जो बन रही है, हमारी सामाजिक संरचना जैसी है, उनमें जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो वो सब हम इसमें अध्ययन करते हैं। दूसरा है आर्थिक उपागम। अब जो है लोगों की जीविकोपार्जन के साधनों में नए नए मतलब कि रोजगार के साधन उपलब्ध होने से अंतर आ रहा है, आर्थिक जो है विकास हो रहा है, नए बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हो रही है, बड़े वहाँ पे जो है काफ़ी लोगों को एक साथ रोजगार मिल रहा है। ये सब जो ये आर्थिक उपागम के अंतर्गत आते हैं। दूसरा इसमें आएंगे कि केवल अब अपने ही देश में या अपने राज्य में ही मतलब उत्पादन को नहीं बेचा जाता है, बल्कि उसका क्षेत्र जो है वो सारा विश्व हो गया है। उस सारे विश्व में जो है कोई भी व्यक्ति अपने उत्पाद को बेच सकता है। ये आर्थिक उपागम के अंतर्गत ही आता है और कहीं से भी कोई भी वस्तु को खरीद भी सकता है। फिर है सांस्कृतिक उपागम। जब समाज का दायरा बढ़ता है तो संस्कृति में भी अंतर आता है। जब विभिन्न संस्कृतियों के लोग आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो दोनों उन विभिन्न संस्कृतियों में एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है और सांस्कृतिक संरचना में हमें अंतर देखने को मिलता है। और ये जो सांस्कृतिक उपागम के अंतर्गत भी हम आधुनिकीकरण का भी अध्ययन कर सकते हैं। और सबसे है उद्विकासी उपागम। उद्विकासवादी उपागम में है कि परिवर्तन जो है एक सतत प्रक्रिया है। अगर समाज में परिवर्तन नहीं होगा तो वो समाज कैसा होगा, धीरे धीरे जो है नष्ट होने की कगार पे चला जाएगा। वो सामाजिक व्यवस्था बनी नहीं रह सकती है। तो ये जो उद्विकासी उपागम है उसमें हम पुराने और आधुनिक और बीच में जो परिवर्तन हुए हैं उनका जो है तुलना के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं। परंपरा तथा आधुनिकीकरण में संबंध। परंपरा तथा आधुनिकीकरण दो तुलनात्मक दशाएं हैं। दोनों का एक दूसरे से का हम मतलब बिना तुलना किए अध्ययन नहीं कर सकते। फिर परंपरा और आधुनिकीकरण के तत्व साथ साथ विद्यमान होते हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के साथ साथ होते हैं। बस ये होता है कि कहीं पे हम जो है वो परंपरा में थोड़ा सा परिवर्तन करके उसको नए रूप में स्वीकार कर लेते हैं। व्यक्तियों के व्यवहार किसी न किसी रूप में उनकी परंपराओं से अवश्य ही प्रभावित होते रहते हैं। हमारी जो बचपन से हमने अपने परंपराएं, रीति रिवाज, जो संस्कार हमने देखे होते हैं, जब हम कई बार आधुनिकता को ओढ़ लेते हैं उसके बाद भी कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में वो परंपराएं दिखाई देती है। और वो मतलब कि परंपराओं को हम हमारे व्यवहार से अलग नहीं कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से हमारे सामाजिक इसको संरचना को बनाए रखने के लिए जितना आधुनिकीकरण आवश्यक है उतना ही परंपराओं का निर्वहन करना भी आवश्यक होता है। दोनों में, परंपरा और आधुनिकीकरण में गुणात्मक के स्थान पे मात्रात्मक भेद होता है। बस वर्तमान समय में हमें परंपराओं की मात्रा कम दिखाई दे रही है और आधुनिकीकरण की मात्रा या आधुनिक जो विचारधाराएं हैं उनको स्वीकार करने की मात्रा हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है। आधुनिकीकरण के विकास में परंपरा सदैव बाधक नहीं होती है, बल्कि परंपराएं हमें एक मार्ग देती है या हमारे लिए एक जो है वो मूलाधार का कार्य करती हैं आगे बढ़ने के लिए। परंपरा के ऊपर ही, जिस प्रकार से कि नींव के ऊपर मकान का निर्माण होता है, इसी प्रकार से परंपराओं के आधार पर ही आधुनिक मान्यताओं का या समाज के में आधुनिकीकरण हमें देखने को मिलता है। परंपरा तथा आधुनिकीकरण का सातत्य प्रत्येक समाज की विशेषता है। हर समाज में है, किसी समाज में कम है और किसी समाज में ज़्यादा है। जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे हमें परिवर्तन ज़्यादा देखने को मिलते हैं और जहाँ कम है, जहाँ केवल परंपराओं को ज़्यादा कर रखा है, आधुनिकीकरण को कम स्वीकार किया जाता है, वो समाज हमें थोड़ा सा अलग, अन्य समाजों से भिन्न दिखाई देता है। लघु तथा बृहत् परंपराओं के संबंध के आधार पर भी हम जो है इनका संबंध कर सकते हैं। परंपराएं भी कुछ तो लघु होती है और कुछ बृहत होती है। लघु का अर्थ है कि एक समाज विशेष में जिसका वो किया जाता है पालन, वो लघु है, और संपूर्ण समाज में जिनका पालन किया जाता है वो बृहत परंपराओं के अंतर्गत आती है।
परंपरा के अंदर आधुनिकीकरण के तथा आधुनिकीकरण के अंदर परंपरा के लक्षण विद्यमान रहते हैं, दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण के क्या प्रभाव होते हैं? एक तो प्रौद्योगिक विकास हुआ है। हम देख सकते हैं कि वर्तमान समय में नए नए औद्योगिक का विकास हुआ है और अब हमारा मतलब कि निर्यात आयात की तुलना में निर्यात में भी धीरे धीरे वृद्धि होती जा रही है, नए नए उद्योगों की स्थापना हो रही है। ये सब प्रौद्योगिकी विकास आधुनिकी के कारण ही संभव है। जीवन स्तर में सुधार, जब लोगों को अच्छा रोजगार प्राप्त होगा, उनकी व्यक्तिगत आमदनी ज़्यादा होगी, तो स्वाभाविक रूप से लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा, उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी पूर्ण रूप से हो पाएगी। कृषि का आधुनिकीकरण, परंपरागत तरीके से खेती करने के स्थान पे अब किसान जो है वो आधुनिक तरीकों से कृषि कर रहे हैं, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त होती है। अब और उसमें समय भी कम लगता है, श्रम भी कम लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा उपज हमें प्राप्त हो सकती है। समाज सुधार को प्रोत्साहन, स्वाभाविक रूप से किसी भी समाज में जब आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन होते हैं तो उसकी सामाजिक व्यवस्था में भी कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। और हमारे यहाँ पे कई प्रकार की ऐसी कुरीतियाँ चली आ रही थी, जैसे कि लिंग भेद, महिलाओं का के ऊपर अत्याचार, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा और भी मतलब कई मतलब कि कुरीतियाँ, उनको जो है वो समाज में सुधार या मतलब कि के माध्यम से या उनको दूर करने के लिए अब लोगों में जो है हमें जागरूकता दिखाई देती है। अंतर्राज्यीय संबंधों में भी परिवर्तन हुए। देश के भी जो मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में पहले लोगों का आवागमन कम था या लोगों का आपस में एक दूसरे से संबंध नहीं थे, सामाजिक संबंध, पारिवारिक संबंध, वो सब हमें देखने को मिलते हैं। अब हमें जो है अंतर्राज्यीय और अंतर्देशीय विवाह भी देखने को मिलते हैं और अंतर्धार्मिक भी विवाह देखने को मिलते हैं। अंतर्जातीय संबंधों में भी परिवर्तन आया है। इसी प्रकार से शिक्षा का प्रसार हुआ है। अब हर व्यक्ति शिक्षित होना चाहता है। शिक्षा से केवल हमें रोजगार ही प्राप्त नहीं होता है, बल्कि लोगों में जीने का एक ढंग आता है, लोगों में जो है तार्किकता आती है और दूसरा जो है वो सही गलत का निर्णय व्यक्ति कर सकता है। लोकतांत्रिक नेतृत्व का भी विकास हुआ है। स्वाभाविक रूप से जब व्यक्ति शिक्षित होगा, समाज में जागरूकता होगी, तो व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति भी सजग होगा। और जब अधिकार और कर्तव्यों के प्रति सजग होगा तो हमारी जो मतलब कि व्यवस्था है उसमें अगर कभी कोई त्रुटि होती है तो व्यक्ति जो है समूह में या व्यक्तिगत रूप से उसके विरुद्ध आवाज़ भी उठाएगा और उसमें सुधार के लिए वो प्रयास भी करेगा। फिर है सामाजिक मूल्यों एवं मनोवृत्तियों में भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। लोगों की विचारधारा में, मूल्यों में, मनोवृत्तियों में, सब में हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है।